हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आहार पोषण से रिलेटेड अभी मैं वीडियो बना रही हूँ साइंस में। आहार पोषण में हम लोग पिछले वीडियो में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। हम लोग इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड्स में ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी में भी इनकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा हमको चाहिए होती है। ठीक है ना। उसमें सबसे पहला हमारा है, देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बार बार कहा कि ऊर्जा प्राप्ति का ये उत्तम साधन होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में हर बार ये चीज़ पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ठीक है। जिस प्रकार किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, उसी तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वो भोजन यूटिलाइज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ऊर्जा में। और हमारे भोजन का 55 to 65% जो पोर्शन होता है, देखिए हमारे भोजन का 55 to 65 जो पोर्शन होता है, जो हम ऊर्जा के रूप में यूज़ करते हैं, वो हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट से। यानी ऊर्जा टोटल 100% अगर हमें ऊर्जा मिल रही है, हमने खाना खाया, खाना जो भोजन होता है वो सिर्फ ऊर्जा ही देने का काम नहीं करता है, उसका बहुत से अदर फंक्शंस भी हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ऊर्जा की स्पेसिफिकली बात करें तो 100 में से 55 to 65% जो ऊर्जा होता है हमको कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि 55 to 65% ऊर्जा हमें कार्बोज पदार्थों द्वारा मिलता है। ठीक है ना। भारत देखिए हम अपने खाने में रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये सब चीज़ें लेते हैं ना। और जितने भी वेजिटेरियन फूड होते हैं, ठीक है ना, जो भी वेजिटेरियन फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। भले थोड़े लेस क्वांटिटी में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है। और भारतीयों की बात करें तो भारतीय भोजन में चावल, रोटी, आलू, ठीक है ना, सब्जियां जो होती हैं बेसिकली अगर हम कहें, ठीक है, दाल, जितने अनाज हो जाते हैं, ठीक है, जितने तिलहन हो जाते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग ज़्यादा अपने भारतीय व्यंजन में करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए भारतीयों का ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य साधन होता है, स्रोत होता है, वह कार्बोज पदार्थ ही होता है। यानी जितने इंडियंस होते हैं वो अपने एनर्जी का ज़्यादातर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, निम्न आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 90% कार्बोज पदार्थ से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। यानी ऐसे लोग जो ज़्यादा कमाते नहीं हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, वो भी अपने एनर्जी का 90% पोर्शन, यानी हम कह सकते हैं जो व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो उतना अच्छा नहीं है, वो गरीब हैं, उनके पास ज़्यादा धनार्जन का तरीका नहीं है या ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मेहनती हैं, तो उनको उनके ऊर्जा का सप्लाई जो होता है, 90% ऊर्जा का सप्लाई इनको कार्बोज पदार्थों से ही मिलता है। यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उससे ही उनको 90% ऑफ एनर्जी मिलती है।
और उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 40% कार्बोज पदार्थ से प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे लोग जो जिनकी इकोनॉमिकल स्टेटस या इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे लोग, जो लोग जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, वो बेसिकली ज़्यादा शारीरिक कार्य नहीं करते, उनका कार्य ज़्यादातर मानसिक ही होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको एक जगह, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी का CEO है, ठीक है ना, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, तो वो उसका शारीरिक कार्य उतना नहीं होता है, उसका मेंटल वर्क होता है। वो बैठ करके दूसरे लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग उनके जो कर्मचारी होते हैं वो कार्य करते हैं, ठीक है। तो उनका फिजिकल वर्क उतना है नहीं, तो फिजिकल वर्क कम होने के कारण वो अपने भोजन को इस हिसाब से लेना पसंद करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट उतना ही हो जो वो वर्क करके खर्च कर सके, ठीक है। तो बेसिकली उनका जो ऊर्जा का 40% जो ऊर्जा होती है उनकी कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत फिजिकली उतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों को कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में कम ही लेना चाहिए। प्रोटीन वाला डाइट उनको अधिक लेना चाहिए, ऐसा डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, उन लोग को अपने डाइट में ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन का रखना चाहिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट पे उनको कम डिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा में तब्दील होने के बाद अगर शरीर में उसका वांछित प्रयोग नहीं होता है तो फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है, जो हमारे बॉडी, मतलब कि स्टोर होने के कारण हमारे बॉडी का जो फैट कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर मोटा होने लगेगा, और मोटापा जैसे जैसे बढ़ेगा, मोटापे से संबंधित हमको बीमारियां भी बढ़ने लगेंगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता कैसे, बनता कैसे? तो कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों से, वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। वनस्पति जगत में भी कैसे प्राप्त होता है, उनको कैसे मिलता है, वो कैसे फॉर्मेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को? तो पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण क्लोरोफिल के थ्रू करते हैं, जिसको हम हिंदी में पर्णहरिम बोलते हैं, ठीक है ना। पर्णहरिम क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल में जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पर्णहरिम में, पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। क्या करते हैं पौधे? वातावरण से, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पौधे होते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस मिट्टी से, ठीक है ना, पृथ्वी से वो क्या लेते हैं? जल, H2O, ठीक है ना। तो 6CO2 + 6H2O प्लस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है ना, प्रकाश हम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाते हैं C6H12O6 + 6O2, ठीक है ना। क्या? 6O2, ठीक है ना, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में और ऊर्जा में, कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को, यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे या हरी पत्तियों में पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल के संयोग से, ठीक है ना, अपना भोजन बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं,
ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही बनता है। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज पौधों में धीरे 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 इकट्ठा होने लगता है और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पौधों में या तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है या फिर पाया जाता है सेलुलोज के रूप में। सेलुलोज के रूप में ये तनों में पाया जाता है जो बाद में परिवर्तित होकर के उनके कड़े लकड़ियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। और जो स्टार्च होता है वो उनके फल फूल, ठीक है ना, पत्तियों, ठीक है, आदि पोर्शंस में, जड़ में, ठीक है ना, में पाए जाते हैं, ठीक है ना, आदि पोर्शंस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ तो तनों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं कि यह प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में ही होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। तो रात के समय, ठीक है ना, रात के समय पौधों में यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। उस समय वो क्या करते हैं, इसी कार्बोहाइड्रेट को जो इन्होंने अपने लिए बनाया है, इसी कार्बोहाइड्रेट को ये ऊर्जा में परिवर्तित करके इससे अपना काम करते हैं, इससे एनर्जी गेन करते हैं, जिससे उनके अदर फंक्शंस होते रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य व जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का संगठन हम देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड क्या होता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सम्मिश्रण को ही यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में C डिनोट करता है किसको? कार्बन को, H डिनोट करता है हाइड्रोजन को और O डिनोट करता है ऑक्सीजन को। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, किन किन पदार्थों से मिलकर के बना है? तो ये बना है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। इसमें 3 अलग अलग तत्व इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है, यानी तीनों के मिलने से बना होता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक साधारण कार्बोज के अणु में, यानी एक सिंपल हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम शर्करा या सबसे छोटी शर्करा का नाम बताइए, तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक साधारण कार्बोज के अणु में, ठीक है ना, अगर यानी हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है ना, 6 कार्बन के परमाणु होते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है ना। इसके बाद से 12 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 12 क्या है? हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तथा 6 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है ना। 6 यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन के एटम्स मिल करके एक फॉर्म बना रहे हैं ग्लूकोज का, ठीक है ना, जो कि एक तरह का क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद से कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के समान होता है, ठीक है ना। यानी हम वाटर का फॉर्मूला जानते हैं,
H2O होता है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन जो होगा 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, यानी 2:1 का प्रोपोर्शन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो सेम प्रोपोर्शन पाया जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में भी। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन जितना होगा उसका दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रोपोर्शन के कारण कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन बोलते हैं, जिसकी इसी वजह से इसका नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ा, ठीक है। इसके बाद से कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की बात करें, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CH2O द होल N, ठीक है ना, CH2 द होल N, ठीक है ना। N यानी नंबर ऑफ एटम, यानी जितना यहाँ पर N होगा वही यहाँ पर, जितना N यहाँ पे होगा वो होल पोर्शन में सब पे लागू होगा। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पे N = 6 है, N = 6, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पे भी C6 होगा, हाइड्रोजन पे भी, हाइड्रोजन पे कितना होगा 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे भी जो N का जो जगह हो जाएगा वो कौन रिप्लेस कर देगा, 6, यानी कि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होगा, 12 हाइड्रोजन होगा और 6 क्या होगा, कार्बन होगा, जिसके मिलने से क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। तो ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद से हाइड्रोजन प्राप्ति के साधन, किन किन चीज़ों से हमको हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है ना, किन किन चीज़ों से हमको हाइड्रोजन मिलता है। तो सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन, किन किन पदार्थों से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो प्राप्ति के साधन को इसको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है शर्करा युक्त पदार्थ, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमें मीठे लगते हैं, और एक है स्टार्च युक्त पदार्थ, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमें फीके लगते हैं, जिनमें मिठास नहीं होती है, ठीक है ना। तो मीठे कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत गुड़ होता है, बूरा होता है, बूरा यानी एक तरह से चीनी, पानी और घी के मिश्रण से बनता है बूरा, ठीक है ना। इसके बाद से शक्कर हो जाता है, शहद हो जाता है, इसके अतिरिक्त किशमिश आ जाता है, खजूर आ जाता है, अंगूर आ जाता है, अंजीर आ जाता है। इसके बाद से खुमारी आ जाता है, खुमारी एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है ना। अन्य सूखे मेवे इसके अंतर्गत आते हैं, जो भी चीज़ मीठी लगती है, जो भी सूखे मेवे हमको मीठे लगते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद से सेब आ जाता है, आम आ जाता है, केला आ जाता है, चीकू आ जाता है, और आदि फल, बहुत सी चीज़ें हैं जो मीठी लगती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। बेसिकली ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है ये होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जब पढ़ेंगे तो हम लोग अलग अलग आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है, ठीक है ना। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके विखंडन से सिर्फ हमें एक अणु शर्करा मिलती है तो उसको मोनोसैकेराइड, जिससे 2 अणु शर्करा मिलती है, डाइसैकेराइड जिससे बहुअणु शर्कराएं मिलती हैं, बहुत सी शर्कराएं मिलती हैं, उसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। उस आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है ये मीठी शर्कराएं होती हैं, ठीक है ना। ये शर्कराएं हमको इन चीज़ों में मिलती हैं, ठीक है ना। इसी की वजह से इसकी मिठास जो होती है, इसमें मीठापन पाया जाता है। स्टार्च जो होता है वो मीठी नहीं होती, वो फीकी होती है। तो जितने अनाज हो गए, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, अखरोट हो गया, इसके बाद से साबूदाना हो गया, दालें हो गई हमारे, मटर, सेम, राजमा, आलू, अरबी, शक्करकंद, जिमीकंद आदि जितनी भी फल सब्जियां हो जाती हैं, सूखे मेवे हो जाते हैं जो मीठे नहीं लगते हैं, ठीक है ना, वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो
फूलों में, फलों में, पौधों के फूल, फल, तने, बीज आदि में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये जो होते हैं, जो ऐसा ड्यूरेशन जब इनमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, या फिर बीज वगैरह में जो स्टार्च होता है, ये बेसिकली क्या होता है, वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में उसमें उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे वो, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का बीज हम लेकर के आए हैं और बीज को हमें बोना है, तो उस बीज में बहुत कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। जब तक उस बीज में से जब तक उस बीज में से जड़ और पत्तियां नहीं निकलेंगी, तब तक वो पौधा जो एनर्जी होगा वो अपने स्टोर्ड जो स्टार्च होता है उससे ही प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सभी पौधों में, मनुष्यों में और जानवरों में, पेड़ों में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना। और बेसिकली जिन जिन स्थानों पर ये स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है, उन पोर्शंस को हम खाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे हो गए जिनके फल खाए जाते हैं, उनके फलों में स्टार्च, जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो फलों में जमा हो जाता है, या फिर अलग अलग तरीके से पोर्शंस में जमा हो जाते हैं, जिन पोर्शंस को हम खा करके उस कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ओरिजिनेट होता है सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही। पौधों के अतिरिक्त मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट बनता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है ग्लाइकोजन, जो ज़्यादा हम एनर्जी ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा होता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के हमारे बॉडी के जितने भी मुलायम ऊतक होते हैं, ठीक है ना, उसमें स्टोर्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। तो सिर्फ एक ग्लाइकोजन ही है जो जंतुओं में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के नाम पर अगर हम कहें तो। अदरवाइज जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का ना ही फॉर्मेशन होता है और ना ही ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अपने इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला के बारे में पढ़े हैं, और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस के बारे में पढ़े हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं, अधिकता का प्रभाव, कमी का प्रभाव, वर्गीकरण, ये हमको पढ़ना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।